फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मार्च 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने मार्च 3rd वीक के सभी करंट अफेयर्स इजीली कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा करंट अफेयर्स मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been selected for the 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? पूछ रहे हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नारायण प्रधान। तो प्रोफेसर नारायण प्रधान ये 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए चुने गए हैं, क्योंकि इन्होंने मेटेरियल साइंसेस के फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको बता दें ये अवार्ड के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आपको जानना चाहिए जो नारायण प्रधान है, इन्होंने लाइट एमिटिंग सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स की केमिस्ट्री और फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी फोकस किया है। और ये जो अवार्ड है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसको 1991 में इंस्टीट्यूट किया गया था और 50 साल से नीचे तक के जो भी एमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट हैं उनको ये दिया जाता है उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। इसमें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है और जो सिलेक्शन बोर्ड होता है उसके द्वारा ये चुना जाता है। तो फिलहाल जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके जो चीफ हैं ये हैं चंद्रिमा शाह। Which country was India's largest supplier of arms in both 2012 to 16 and 2017 to 21 as per a report by शिपरी? पूछ रहे हैं कि शिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012-16 और 2017 से 21 दोनों में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता कौन सा देश था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और मैं चाहूँगा एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए इसका आंसर। मैं टाइमर भी लगा देता हूँ 5 सेकंड्स का, जल्दी से टाइप कीजिए। आपको क्या लगता है? यदि आपको नहीं आता तो US से, इजराइल और रशिया में से ही आप चूज़ करेंगे, है ना? तो देखते हैं, यदि आता है तो अच्छी बात है, बाकी गैस वर्क कीजिए। जिसको नहीं आता है बताइए। सो टाइम अप। और सही आंसर ऑप्शन डी है, रशिया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसको। द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो आर्म्स का जो ट्रांसफ़र है यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वो 2017 से 21 में जो है 4.6% लो रहा है यदि हम कंपेयर करें 2012-16 से। साथ ही इन्होंने कहा है कि 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर्स यानी कि जो सबसे ज़्यादा आर्म्स निर्यात किया है जिन्होंने 2017 से 21 में, वो है यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर, फिर रशिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना एंड फिर जर्मनी। तो टॉप 5 कंट्रीज़ आपको जाननी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स की जिन्होंने सबसे ज़्यादा आर्म्स या हथियार खरीदे हैं, तो उन्हें पहले नंबर पर भारत है, फिर सऊदी अरेबिया है, फिर इजिप्ट है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और 5वीं पोजीशन पर है चाइना। ये भी आपको 5 कंट्रीज़ याद रखनी है। साथ ही इसमें यह कहा गया है कि 2012-16 से 2017-21 इसके बीच में जो आर्म्स ट्रांसफ़र है ये इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ पर? यूरोप में सबसे ज़्यादा 19% और मिडिल ईस्ट में 2.8%, जबकि सेम पीरियड में जो आर्म्स ट्रांसफ़र है ये डिक्रीज़ हुआ है। कहाँ पर? अमेरिकाज में सबसे ज़्यादा -36%, फिर अफ्रीका में, फिर एशिया और ओशिनिया में। बात करें यदि हम भारत की तो 2012-16 से 2017-21 इसके बीच में जो भारत का आर्म्स इंपोर्ट है यानी कि आर्म्स जो भारत खरीदता है वो 21% उसमें जो है मतलब गिरावट देखी गई है। इसके बावजूद भी भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है मेजर आर्म्स का 2017 से 21 के बीच में। और
टोटल जो भी आर्म्स इंपोर्ट किए जाते हैं उनमें 11% स्टेक जो है भारत का है, 11% शेयर भारत का है। साथ ही आपको जानना चाहिए रशिया ये लार्जेस्ट भारत जो है लार्जेस्ट भारत को जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है आर्म्स वो रशिया है, लेकिन रशिया के साथ भी 47% ड्रॉप देखा गया है, यानी कि 47% तक ड्रॉप देखा गया है कि हमने रशिया से अब जो आर्म्स लेते हैं उसमें। साथ ही आपको जानना चाहिए यदि हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस दूसरी पोजीशन पर है जो भारत को हथियार सप्लाई करता है, और यहाँ पर जो है 10 फोल्ड इंक्रीज देखने के लिए मिला है, यानी कि 10 गुना इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो रशिया पहली पोजीशन पर है, वहाँ तो हमें गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन फ्रांस जो दूसरे नंबर पर है वहाँ पर हमें 10 फोल्ड इंक्रीज देखने के लिए मिला है, और यूएस से है थर्ड पोजीशन पर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत को जो हथियार है सबसे ज़्यादा जो आर्म्स जो भारत लेता है वो रशिया से लेता है, उसके बाद फ्रांस से, और तीसरे नंबर पर यूएसए से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड का 39% जो है एक्सपोर्ट करता है, यानी कि अगर 100 हथियार जा रहे हैं तो 39 जो है यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है उनको, ये है इम्पोर्ट का। तो यहाँ पर 11% है भारत और 11% ही है सऊदी अरेबिया, यानी कि अगर 100 हथियार कोई खरीद रहा है देश तो उसमें 11 तो भारत ही खरीद रहा है और सऊदी अरेबिया खरीद रहा है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को समझ सकते हैं। Which agency has organized a special program for school children called युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम? पूछ रहे हैं कि किस एजेंसी ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम, जिसका नाम है यूबी का है, इस तरह का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। सही आंसर ऑप्शन बी है, इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक यूवी का नाम का, यानी कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम या फिर युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, इसको लॉन्च किया है, जिसके तहत ये स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड स्पेस एप्लीकेशन से संबंधित बेसिक नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड कराएगा। खासकर ये वो जो रूरल एरियाज से आते हैं। तो पूरे भारत देश से 150 स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हो सकते हैं जो कि कक्षा 11 में पढ़ रहे हैं। आपको जानना चाहिए ये जो प्रोग्राम है ये इसरो के 5 सेंटर्स में प्लान किया गया है। कौन कौन से हैं? देखिए सेंटर मैंने इसलिए लिखे हैं, सेंटर के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे पर ये कहाँ पर हैं ये आपके स्ट्रेटजी का पार्ट बन जाते हैं। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, युवा राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर शिलोंग। तो इन सभी 5 सेंटर्स पर ये जो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में आयोजित या स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है, गुरुग्राम। तो अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन जिसको इस्टेब्लिश किया गया है एम्बेसडर ऑफ पीस जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा, तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में इस्टेब्लिश करेंगे। और हमने जाना है हाल ही में कि हरियाणा गवर्नमेंट ने 1.77 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया है। साथ ही इसने विमेन के लिए सुषमा स्वराज अवार्ड भी अनाउंस किए हैं अपने बजट स्पीच में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ईस्ट हिज नेम इन द रिकॉर्ड बुक्स एज प्रोफेशनल फुटबॉल्स ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर हाउ मैनी गोल्स? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल के साथ पेशेवर फुटबॉल के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर के रूप में रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, 807। जानेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के आप सभी जानते हैं। तो इन्होंने जो है इतिहास रच दिया है और इन्होंने यहाँ पर टॉटेनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट खेलते हुए हैट्रिक की है गोल्स की। और देखिए जब इन्होंने शुरुआत के 2 गोल मारे तो इनके गोल हो गए 806, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और 806 जब इनके गोल हुए उसी के साथ इनके जो है इंटरनेशनल उसमें सबसे ज़्यादा गोल हो गए। और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के थे जोसेफ बीकन, इनके रिकॉर्ड को सरपास कर दिया। तो इनके थे 805 और जब इन्होंने अपना जो दूसरा गोल मारा उसके साथ इनके हो गए 806 रोनाल्डो के। फिर उन्होंने तीसरा गोल भी मारा जिसके साथ इन्होंने अपनी हैट्रिक पूरी की गोल की और उसके साथ फिर इनके टोटल हो गए 807 गोल। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टोटल अब जो इनके 807 गोल है। उसके बाद अब ये तो खैर बढ़ते ही जाने हैं, पर ये याद रखेंगे आप कि जोसेफ बीकन इनके 805 गोल थे
और इसको तोड़कर फिर 806 हो गए थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, और इसी तरह से फिर ये हाईएस्ट जो है स्कोरर हो गए हैं इसमें। नेम द क्रिकेटर हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट मैचेस एज कैप्टन एट द वीमेंस वर्ल्ड कप। पूछ रहे हैं कि उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने महिला विश्व कप में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है मिथाली राज। तो इंडिया की कैप्टन है मिथाली राज। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो बैट्समैन है बेलिंडा क्लार्क, इनका रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस में कैप्टनसी की है। तो इसी रिकॉर्ड को अब भारत की मिथाली राज ने तोड़ दिया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की ये बेलिंडा क्लार्क हैं, इन्होंने 23 मैचेस में कप्तानी की हुई है आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात करें, और अब मिथाली राज ने जो है 24 मैचेस में कप्तानी कर ली है। उसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको जानना चाहिए मिथाली राज ने सबसे पहले साल 2005 का जो वर्ल्ड कप है उसमें कप्तानी की थी। और हमने हाल ही में पढ़ा था कि मिथाली राज फर्स्ट क्रिकेटर बन गई हैं जिन्होंने कि विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 6 एडिशन में पार्टिसिपेट किया है, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के लिस्ट में शामिल हो गई हैं। ठीक है, ओवरऑल ये थर्ड है, और महिलाओं की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट क्रिकेटर हैं इस तरह की जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। इन्हीं के साथ आपको जानना चाहिए जो इंडियन फास्ट बॉलर हैं झूलन गोस्वामी, ये हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई हैं विमेंस वर्ल्ड कप्स में। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट आर्म स्पिनर लिन फुलस्टोन का, जिनके नाम 39 विकेट्स थे। अब झूलन गोस्वामी के साथ पास हो गए थे 40 विकेट्स, और उसी के साथ ये विमेंस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर बन गई। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डैश लॉन्च द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज अंडर अमृत 2.0। तो कह रहे हैं कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यहाँ पर आपको बताना है क्या नाम है इनका। इन्होंने अमृत 2.0 के तहत इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी। तो बेसिकली इसमें क्या पूछा गया था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है, ये है हरदीप सिंह पुरी। तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की है, और ये किसके तहत की गई है, जो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इसका एक जो ये प्रोग्राम है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0। यहाँ पर ना अमृत में आर का मतलब क्या है ये पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा रिजुवनेशन। तो ये जो मिशन है, जो ये इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज है, इसका मकसद ये है कि जो स्टार्टअप्स हैं वो वाटर या फिर यूज्ड वाटर सेक्टर में अपनी कुछ कलाकारी दिखाएं, कुछ ऐसा इनोवेशन करें जो देश के काम आ सके। तो उसी के तहत मिनिस्ट्री 100 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट करेगा और उनको 20 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगा फंडिंग के तौर पर। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये अमृत है इसकी मिशन डायरेक्टर श्रीमती टी थारा हैं। What is India's rank in terms of global investment in digital shopping companies? डिजिटल शॉपिंग कंपनीज में वैश्विक निवेश के मामले में भारत का रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है सेकंड। तो देखिए लंदन एंड पार्टनर्स ने एक रिसर्च की है जिसके तहत इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब है किसके लिए? डिजिटल रिटेल स्टार्टअप्स के लिए 2022 में, और ये 175% जो है बढ़ा है। 2020 में $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था उसके, और 2021 में देखिए $22 बिलियन का वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है। बाकी आपको जानना चाहिए पहली पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर थर्ड पर है चाइना, और फोर्थ पर है यूनाइटेड किंगडम। बाकी आपको जानना चाहिए सबसे ज़्यादा जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया है डिजिटल शॉपिंग में, ये आया है बेंगलुरु में 2021 की बात करें, उसके बाद फिर गुरुग्राम, फिर मुंबई में। Which of the following has become the only state in the country to achieve 90.5% of immunization under मिशन इंद्रधनुष 4.0? निम्नलिखित में से कौन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है उड़ीसा।
तो देखिए मिशन इंद्रधनुष के तहत जो वैक्सीनेशन चलता है तो उसमें 90.5% इम्यूनाइजेशन प्राप्त करने वाला उड़ीसा जो है पहला और इकलौता राज्य बन गया है। आपको जानना चाहिए जो इम्यूनाइजेशन है यानी कि एक तरह का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है सबको इम्यून करना डिजीज़ से, तो फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जो 12 तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनके खिलाफ जो है डोजेस लगवाना। तो इनमें क्या क्या है, पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है, जॉन्डिस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कफ है, टिटनस है, HIV, ब्रेन फीवर, निमोनिया, मिजल्स, रूबेला, डायरिया, जापानीज फीवर और अदर्स। Indian Railways has recently commissioned the first गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट विच ऑफ इट्स डिवीजन। पूछ रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने किस मंडल में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है आसनसोल। तो इंडियन रेलवेज ने यहाँ पर फर्स्ट गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवेज में जो है कमीशन किया है अंडर PM गति शक्ति प्रोग्राम। तो देखिए ये मैथन पावर लिमिटेड, ये जो इनका जो प्लांट है तो यहाँ से जो कोल सप्लाई होता है वो सड़क के माध्यम से होता है। तो अब क्या हुआ, इसने क्या किया, रेलवे ने, जो ईस्टर्न रेलवे है इसने क्या किया, इसी के पास में एक ट्रैक बना दिया। अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवे के थ्रू होगा, तो इससे क्या होगा, रेलवे की भी कमाई होगी। तो कहाँ पर बना है, थापर नगर झारखंड में। तो इसके बगल में जो है प्राइवेट साइडिंग बना दी है मैथन पावर लिमिटेड की बगल में, ताकि अब सड़क के बजाय जो है रेलवे से जो कार्गो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। पूछ रहे हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है रंजीत रथ। तो रंजीत रथ जो कि प्रेजेंटली मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें अब ऑयल इंडिया लिमिटेड का नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, क्योंकि सुशील चंद्र मिश्रा इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है। रुपिया बांदा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो रुपिया बांदा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और कलन कैंसर के चलते इनका जो है निधन हो गया है। 2008 से 11 के बीच में प्रेसिडेंट रहे जाम्बिया के, ये है जाम्बिया। बाकी आप जानते हैं कि जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है, करेंसी है जाम्बियन क्वाशा। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी है मार्च 14। तो 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स मनाया जाता है। साल 2022 में इसका थीम रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो डे मनाया जाता है तो जनरली जो लोग थे जो कि डैम्स के कारण इफेक्ट हुए थे ब्राज़ील में, तो उनकी वजह से ये दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022। फरवरी 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे नामित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है श्रेयस अय्यर। तो देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फरवरी 2022 के लिए जो ICC प्लेयर्स रहे हैं उनका नाम घोषित कर दिया है। मेंस कैटेगरी में रहे हैं श्रेयस अय्यर और विमेंस कैटेगरी में रही हैं न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर एमेलिया केर। बाकी ये जानना जरूरी नहीं है कि श्रेयस अय्यर को जो है मतलब क्यों दिया गया है, कैसी परफॉर्मेंस इनकी किस मैचों में रही, ये हम श्रेयस अय्यर पर ही छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एट योर डोर स्टेप प्रोग्राम। किस राज्य ने रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एट योर डोर स्टेप कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स एट योर डोर स्टेप प्रोग्राम, तो इसको कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने लॉन्च किया है, जिसका मकसद ये है कि यदि आपको रेवेन्यू संबंधित डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए और डॉक्यूमेंट्स आपके निवास स्थान पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने इस जो बजट इन्होंने पेश किया उसमें
रथ शक्ति प्रोग्राम भी इन्होंने अनाउंस किया है, जिसका मकसद ये है जो फार्मर्स हैं उनको डीजल सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाए डीजल खरीदने के लिए। तो 1050 रुपये उनको प्रोवाइड कराया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ तक की लैंड होल्डिंग्स हैं। और इससे जो है डीजल में बचत होगी और जो डीजल में जो खर्चा आता है उसमें बचत होगी थोड़ा, क्योंकि सब्सिडी प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही फार्म इक्विपमेंट्स भी किसान इससे बाय कर सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में हमने पढ़ा था कि कर्नाटक के कबीर कहे जाने वाले पद्मश्री इब्राहिम सुतार, इनका हाल ही में निधन हो गया। कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूएनडीपी के साथ साइन किया है। किस लिए? जो वहाँ के यूथ हैं स्टेट के, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है इम्प्रूव करने के लिए। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में विमेन एट वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये सभी हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पढ़े हैं, रिवीजन पर्पस के लिए आपको बताए जा रहे हैं। The Indian Army has dedicated a chair of excellence in memory of late Chief of Defence Staff General बिपिन रावत at which institution? पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना ने दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की स्मृति में किस इंस्टीट्यूशन में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। ऑप्शंस आपके सामने और सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया USI। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, इंडियन आर्मी ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस इसको डेडिकेट किया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में। और किसकी स्मृति में? जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं लेट जनरल बिपिन रावत। और इस मौके पर जो मेजर जनरल BK शर्मा हैं रिटायर्ड, ये इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर हैं, इनको 5 लाख रुपए का एक चेक भी प्रोवाइड कराया गया है। चेयर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई चेयर ऑफ एक्सीलेंस किसी इंस्टीट्यूशन में स्थापित की जाती है, इसका मतलब होता है कि आप उनको एक ग्रांट प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तरह का फंड उनको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि किसी एक विशेष सब्जेक्ट पर जो है रिसर्च की जा सके। तो भारत की सिक्योरिटी डिफेंस से संबंधित रिसर्च के लिए यहाँ पर ये ग्रांट प्रोवाइड कराया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। किसको? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को। और किसकी मेमोरी में? जो हमारे लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत, इनकी स्मृति में। बाकी आप जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत ये इंडिया के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं और 27th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी रहे हैं। विच बैंक इन पार्टनरशिप विथ एमिरेट्स स्काई अवार्ड्स लॉन्च्ड अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? पूछ रहे हैं कि अमीरात स्काई अवार्ड्स के साथ साझेदारी में किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने यहाँ पर एमिरेट्स स्काई अवार्ड्स के साथ एक पार्टनरशिप अनाउंस की है। किस लिए? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करने के लिए। तो ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इसका नाम है एमिरेट्स स्काई अवार्ड्स ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो इसमें आपको जो है स्काई अवार्ड्स माइल्स इस तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं यदि आप ट्रैवल लाइफस्टाइल पर जो है स्पेंड करते हैं ICICI बैंक के कार्ड के थ्रू। बाकी आपको जानना चाहिए, ICICI बैंक के MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। कुमुदबेन जोशी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि कुमुदबेन जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी। सही आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो है फॉर्मर गवर्नर रही हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रही हैं कुमुदबेन जोशी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो 26 नवंबर 1985 से 7 फरवरी 1990 के बीच में ये आंध्र प्रदेश की गवर्नर रही हैं और आंध्र प्रदेश की सेकंड फीमेल गवर्नर ये जो है भी रही हैं। फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी शारदा मुखर्जी। विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ विमेन ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज? पूछ रहे हैं कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं की उपस्थिति के मामले में दक्षिण एशिया में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बांग्लादेश। तो देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC और ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें ये मालूम करने की कोशिश की गई कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें महिलाएं किस देश में सबसे ज़्यादा हैं। तो
इस तरह के अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो बांग्लादेश ऐसे में साउथ एशिया में टॉप पोजीशन पर आया है। मतलब यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनमें जो बोर्ड हैं तो महिलाएं जो हैं सबसे ज़्यादा इसी देश में है। बाकी आपको जानना चाहिए बांग्लादेशी कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना laid the foundation stone for the International Arbitration and Mediation Center in which city? भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हैदराबाद। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जगह आप देखेंगे एन.वी. रमना ही लिखा रहता है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उनका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि नुथालापति वेंकटा रमना इनके नाम की फुल फॉर्म है। तो इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर इसकी आधारशिला रखी है। वेयर वॉज द साहित्योत्सव द फेस्टिवल ऑफ लेटर्स ऑफ साहित्य अकेडमी हेल्ड रिसेंटली? पूछ रहे हैं कि साहित्य अकेडमी का पत्र महोत्सव जिसे कहा जाता है साहित्योत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए साहित्योत्सव जिसे फेस्टिवल ऑफ लेटर्स ऑफ साहित्य अकेडमी कहा जाता है, ये इंडिया का मोस्ट इंक्लूसिव लिटरेचर फेस्टिवल है। ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ है और इसी मौके पर ट्राइबल राइटर्स मीट भी ऑर्गेनाइज किया गया है रविंद्र भवन लॉन्स न्यू दिल्ली में। बाकी आपको जानना चाहिए इस मौके पर साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबाड़। इन्होंने 24 साहित्य अकेडमी अवार्ड्स भी प्रेजेंट किए हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे ये हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और इस बार 2022 में इसका थीम रहा है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। बाकी आपको जानना चाहिए नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जिसे कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी बोला जाता है 1995 में लॉन्च किया गया था और इंडिया को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 27 मार्च 2014 को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन भी दिया गया था। मतलब भारत को जो पोलियो फ्री जब डिक्लेयर किया गया तो ये 2014 में किया गया था WHO के द्वारा। आपको बता दें पोलियो का जो लास्ट केस है वो 13 जनवरी 2011 को वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट किया गया था। फ्रॉम March 16 चिल्ड्रन एज्ड 12 to 14 have become eligible to take which कोविड वैक्सीन? 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे कौन सी कोविड वैक्सीन लेने के योग्य हो गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन बी है, कॉर्बीवैक्स। तो देखिए 16 मार्च से जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं वो कॉर्बीवैक्स वैक्सीन ले सकते हैं। आपको बता दें कि कॉर्बीवैक्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन 3 जनवरी को ओपन हो गया और जो प्रिकॉशनरी डोज है ये भी जितने भी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स है साथ ही 60 साल के जो ऊपर के जो पर्सन्स हैं उनके लिए 10 जनवरी से ओपन है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय CSIR/CSIO that emits ultraviolet C-band radiation has been installed in which government property to check the spread of coronavirus? पूछ रहे हैं कि CSIR/CSIO द्वारा निर्मित विशेष उपकरण जो अल्ट्रावायलेट सी बैंड विकिरण का उत्सर्जन करता है इसको कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए किस सरकारी संपत्ति में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट ने एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है CSIR/CSIO ने, यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आपको बता दें ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अल्ट्रावायलेट सी बैंड रेडिएशन एमिट करता है जिससे कि जो कोरोना वायरस है उसको कंटेन किया जा सकता है। Which of the following has become the first South Asian city to aim for carbon neutrality by 2050? निम्नलिखित में से कौन 2050 तक
कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। तो देखिए, मुंबई ने एक डिटेल प्लान अनाउंस किया है जिसके तहत ये 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखता है, और ये टारगेट 2 डिकेड्स अहेड है इंडिया ने जो अपना नेशनल गोल रखा है, यानी कि भारत 2070 में करेगा, है ना। भारत ने जो टारगेट रखा है, और मुंबई ने रखा है 2050 में जीरो आउट कार्बन एमिशन। और इस तरह का टारगेट रखने वाली ये फर्स्ट सिटी बन गई है साउथ एशिया में, मतलब इस टाइमलाइन में, 2050 की टाइमलाइन में। इंडियाज लक्ष्य सेन वॉन सिल्वर आफ्टर लॉजिंग द मेंस सिंगल्स फाइनल टू विच प्लेयर एट द जर्मन ओपन 2022। पूछ रहा है कि भारत के लक्ष्य सेन को जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में किस खिलाड़ी से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने है, और सही आंसर ऑप्शन सी है, कुनलावुत विदितसरण। तो देखिए, इंडिया के लक्ष्य सेन है, आप सभी जानते हैं कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है जर्मन ओपन 2022 में। ये मेंस का जो सिंगल्स फाइनल है, इसमें ये थाईलैंड के कुनलावुत विदितसरण से हार गए हैं 18-21, 15-21 से। इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम वॉज इनोग्रेटेड इन विच सिटी? पूछ रहे हैं कि भारत के डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। तो देखिए, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, इसको बेंगलुरु कर्नाटका में इनोग्रेट किया गया है। आपको जानना चाहिए जो इनिशिएटिव है ये एक्वाक्राफ्ट वेंचर्स द्वारा लिया गया है। तो डिजिटल वाटर बैंक का मतलब वही हो सकता है, आप इस एक तरह का जो वाटर डेटा है उसकी एक लिस्ट समझ सकते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है, ताकि ये मालूम हो सके कि जो वाटर अवेलेबल है उसका क्या जो है फ़िलहाल क्या स्थिति चल रही है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो या फिर सरफेस वाटर हो। वेयर वॉज द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? पूछने हैं कि हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो देखिए, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का थर्ड एडिशन ये सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में लोकसभा सेक्रेटेरिएट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि कौन सा एडिशन, थर्ड एडिशन, ये आप याद रखिएगा, और पहला एडिशन साल 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू प्रोक्लेम मार्च 15 एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट व्हाट? पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसका मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने वाले एक प्रस्ताव को अपनाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन सी है, इस्लामोफोबिया। देखिए, आपको जानना चाहिए 193 मेंबर वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, यानी कि इसको अपनाया है, और इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम के द्वारा। इस रेजोल्यूशन में कहा गया है कि मार्च 15 को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कि इस्लाम का भय, इस्लाम के फैलने का भय, तो उसको बोलते हैं इस्लामोफोबिया। तो इस भय से लड़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाना चाहिए। तो ऐसा रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एडॉप्ट किया है। इस पर भारत और फ्रांस ने जो है अपना रुख साफ किया है। इन दोनों ने कहा है कि किसी एक धर्म के खिलाफ फोबिया को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे मनाना जो है उचित नहीं हम समझते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, इनका भी फोबिया कई लोगों को है। तो किसी एक धर्म के फोबिया को आप इंटरनेशनल लेवल पर यदि उसको रिकग्नाइज करते हैं तो वो उचित नहीं है, ऐसा कहा है भारत और फ्रांस ने। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये रिजोल्यूशन है ये तैयार किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा। सिंस पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, तो पाकिस्तान के एम्बेसडर मुनीर अकरम ने इसको जनरल असेंबली में इंट्रोड्यूस किया है। माई ईवी पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग एंड परचेसिंग ई ऑटोस इज लॉन्च्ड बाय। पूछ रहे हैं कि ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली गवर्नमेंट।
तो देखिए, यदि आप जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ हैं, कोई उनको ख़रीदना चाहता है या फिर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने माई ईवी इस तरह का एक पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट ई ऑटोज़ के परचेज पर जो लोन लिया है परचेज करने के लिए, उस पर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड कराएगा। विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर? किस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जो कि इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसको IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि जो एशियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग स्पेस है इसमें इसकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। बाकी आपको जानना चाहिए, एक्सिस बैंक के CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। बाकी हमने 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एक्सिस बैंक से संबंधित हाल ही में पढ़े थे। एक तो ये कि एयरटेल और एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, जिसके तहत ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। साथ ही हमने देखा कि एक्सिस बैंक ने महिलाओं के लिए हाउस वर्क इज़ वर्क इस तरह का एक इनिशिएटिव, इस तरह की एक पहल शुरू की है। ग्रीन ट्राइंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्राइंगल का उद्घाटन किस देश में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है मेडागास्कर। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं, क्योंकि आज़ादी का जो 75 साल को हम कॉमेमोरेट कर रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में जो मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानानारिवो, तो यहाँ पर महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्राइंगल स्थापित किया गया है। अच्छा, जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था तो इसमें मैंने देखा कि वहाँ पर गांधी जी का एक कोट भी लिखा हुआ था। जो मेडागास्कर में जो ऑफिशियल्स हैं उनमें से किसी ने गांधी जी का एक कोट भी बीच में जो है इंसर्ट किया था, मतलब जो स्पीच देते हैं ना इनॉग्रेट करते हुए। तो मुझे याद आया कि ये वाला कोट जो है ना कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। तो ये आप याद रखेंगे, गांधी जी का कोट है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि ये कोट किसने दिया था। विच ऑटो कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल? पूछ रहे हैं कि किस ऑटो कंपनी ने भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है टोयोटा। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है और इसका नाम है टोयोटा मिराई। और आपको बता दें, इसमें कोई भी टेल पाइप एमिशन नहीं होता है सिवाय वाटर के। और आपको जानना चाहिए, जापानीज में मिराई का मतलब होता है फ्यूचर। मोटर वेसल राम प्रसाद मिल हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन विच रिवर? पूछ रहे हैं कि मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल किस नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन लैंडमार्क अचीव किया है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर से होकर गुजरा है मोटर वेसल राम प्रसाद मिस्मिल, जो कि लॉन्गेस्ट वेसल है जो ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस किया है। आपको जानना चाहिए 90 मीटर्स लॉन्ग है और 26 मीटर्स वाइड है। तो ये जो है कार्गो लेकर गया है हल्दिया डॉक कोलकाता से और पांडु पोर्ट गुवाहाटी में। तो अब इस तरह की चीज़ें आपको जानना चाहिए। पांडु पोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। आसाम। हंगरी फॉर कार्गो मिशन इज लॉन्च्ड बाय? हंगरी फॉर कार्गो मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडियन रेलवेज। तो देखिए, इंडियन रेलवेज का एक प्रोजेक्ट है हंगरी फॉर कार्गो। तो ये हाल ही में न्यूज़ में था, हालांकि इसे लॉन्च पहले किया गया है, पर फिर से ये जो है न्यूज़ में आया तो मैंने सोचा इसको आपको फिर से बता देता हूँ। तो हंगरी फॉर कार्गो ये एक प्रोजेक्ट है रेलवे मिनिस्ट्री का, जिसके तहत ये चाहते हैं कि रेलवे की जो कमाई हो, जो रेलवे जो मालगाड़ी चलती है ना फ्रेट वगैरह, तो उसकी कमाई जो है हमारी बढ़ सके। तो इनका इसमें उद्देश्य क्या है?
जैसे कुछ कंपनियां हैं तो वो अपना जो सामान कार्गो हैं वो बाय रोड भेजती हैं, ठीक है। तो रेलवे चाहता है कि इस तरह की सुविधा हो कि वो रेल के थ्रू भेजें। हम कुछ नई लाइंस इस तरह से बिछाएं कि जो कंपनीज हैं उनको कनेक्ट करता हुआ चले, और जो भाड़ा है, जो माल वगैरह है वो हम ट्रांसपोर्ट करें, रोड से ना भेजें बल्कि रेल से भेजें। तो उससे क्या होगा, रेलवे की जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। तो इसका टारगेट का नाम दिया गया है 2024 बाय 2024, मतलब 2000 मैट्रिक टन कार्गो 2023-24 तक रेलवे एम कर रहा है कि हम इतना जो है लोड ट्रांसपोर्ट करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए, फिलहाल जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसमें रेलवे 27% जो है रेलवे करता है, जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है। तो रेलवे चाहता है इसको बढ़ाकर 45% किया जाए। Which country has been picked as the host nation for the FIDE Chess Olympiad 2022? तो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान देश के रूप में किस देश को चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो देखिए, जो ये 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड है ये मॉस्को रशिया में होने वाला था, लेकिन जिस तरह से हालात चल रहे हैं, रशिया ने जो हमला बोला हुआ है यूक्रेन पर, उसको देखते हुए अब इसको शिफ्ट कर दिया है चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया में। और 26 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में इवेंट होगा। विच कोलफील्ड हैज़ बिकम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया? पूछ रहे हैं कि कौन सी कोलफील्ड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, महानदी कोलफील्ड। तो देखिए, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि CIL की यूनिट है, ये संबलपुर उड़ीसा में है। तो इसने 157 मिलियन टन से भी ज़्यादा का कोल प्रोडक्शन किया है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, और इस तरह से ये लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई है भारत में। Which of the following was declared the best film at BAFTA Awards 2022? तो पूछ रहे हैं कि BAFTA Awards 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, द पावर ऑफ द डॉग। तो देखिए, 2022 BAFTA अवार्ड्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखें तो बेस्ट फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग, लीडिंग एक्ट्रेस जोआना स्कैनलन आफ्टर लव के लिए, डायरेक्टर हैं जेन कैंपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। बाकी ये भी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। देखिए, इसमें कई सारे अवार्ड्स थे, वो सभी हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिख दिए हैं। तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे इस तरह की होता है ना, लीडिंग एक्टर कौन है और डॉक्यूमेंट्री कौन सी रही है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस, तो ये बहुत कम पूछा जाता है। अपने यहाँ का कोई अवार्ड है तो वहाँ पर कभी वो भी बहुत कम, कभी चांस बन जाए पूछ लेते हैं। ये तो फिर भी बाहर के अवार्ड्स हैं तो इसमें इतना चांसेस नहीं बनते। केवल आप शुरू के जो 4-5 है ना, बेस्ट फिल्म, लीडिंग एक्ट्रेस, डायरेक्टर, लीडिंग एक्टर और डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा। संदीप नांगल हु हैज़ पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? पूछ रहे हैं कि संदीप नांगल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, कबड्डी। तो देखिए, काफ़ी जाने माने इंटरनेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर रहे संदीप नांगल आम्बिया। तो एक कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था मलियान खुर्द विलेज, ये पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं पर कुछ अज्ञात लोगों ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, इनके ऊपर गोलियां बरसा दी, आपने देखी भी होगी वीडियो क्लिप। विच इंश्योरर हैज रीअपॉइंटेड तपन सिंघल एज MD एंड CEO ऑफ द कंपनी? पूछ रहे हैं कि किस बीमाकर्ता ने तपन सिंघल को कंपनी के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने तपन सिंघल का कार्यकाल एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये 5 साल और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशन? निम्नलिखित में से कौन BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु
पेट्रो प्रोडक्ट्स? तो देखिए तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसको जो है अपने लीनियर एल्काइल बेंजीन, ये है इसकी फुल फॉर्म ना, जो लैब है लीनियर एल्काइल बेंजीन, तो इस प्रोडक्ट के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेशन मिल गया है। और इस तरह का जब इसको सर्टिफिकेशन मिल गया है तो ये अब इकलौती ऑथोराइज्ड सेलर बन गई है भारत मार्केट में, जो कि लीनियर एल्काइल बेंजीन इसको सेल कर सकती है। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड कंपनी बन गई है जो इसको सेल कर सकती है, क्योंकि BIS का सर्टिफिकेट इसको मिल गया है। तो ये वर्ल्ड की भी फर्स्ट लीनियर एल्काइल बेंजीन जो प्रोड्यूस करने वाली कंपनी बन गई है जिसको BIS का सर्टिफिकेट मिला है, BIS सर्टिफिकेशन मिला है। Which state has for the first time in the country began recording crop diversification patterns in the form of an index? पूछ रहे हैं कि किस राज्य ने देश में पहली बार फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में रिकॉर्ड करना शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, तेलंगाना। तो देखिए तेलंगाना ने भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राज्य जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न है उसको इंडेक्स के रूप में जो है अंकित कर रहा है। तो तेलंगाना राज्य में 77 तरह की किस्में पाई जाती हैं, वेराइटीज़ पाई जाती हैं, ऐसा कहा इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में, जिसमें कि लगभग 10 क्रॉप्स जिनमें कि मोस्टली ग्रेन्स हैं ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रेफर की जाती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तरह तरह की किस्में, है ना। कोई लैंड होल्डिंग है, उस एरिया में कितने किस्म की फसलें जो है उगाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। एक फसल के साथ दूसरी फसल उगाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे तेलंगाना ने इस इंडेक्स के बेस पर कहा है कि निर्मल, विकाराबाद और संगारेड्डी ये टाउन है तेलंगाना में, ये जो है ना ये काफ़ी डाइवर्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो फसलें हैं ना उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फसल चल रही है पूरे एरिया में, तो काफ़ी सारी वैरायटी आपको देखने के लिए मिलती हैं। बाकी इस इंडेक्स की जो बेस वैल्यू है वो 1 है। Which fantasy sports platform has named Indian cricketers Shubman Gill and Ruturaj Gaikwad as its new brand ambassadors? पूछ रहे हैं कि किस फैंटेसी खेल मंच ने भारतीय क्रिकेटरों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, माई 11 सर्कल। तो देखिए पहले आप ये जानिए कि फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, या फिर फैंटेसी क्रिकेट ऐप जो आप देखते हैं, इसमें क्या होता है ना, जो रियल प्लेयर्स होते हैं, जो रियल प्लेयर्स हैं उनको आप चूज़ करके एक अपनी ऑनलाइन टीम बनाते हैं। अब जो वो रियल प्लेयर्स हैं, जो उनके मैच चल रहा है, जो रियल मैच चल रहा है, तो उसमें वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आप जो है पॉइंट्स वहाँ पर अपने स्कोर करते हैं। तो आप तो ऑनलाइन खेल रहे हैं लेकिन आपके जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो किस पर बन रहे हैं? जो आपने टीम बनाई है रियल प्लेयर्स की, और वो रियल प्लेयर्स जो मैदान में खेल रहे हैं असली में, तो उनकी कैसी परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपके पॉइंट्स बनते हैं। तो उसको बोलते हैं फैंटेसी गेमिंग। तो इसी तरह का जो गेम्स 24/7, तो इसकी ये माई 11 सर्कल एक प्लेटफॉर्म है। तो इसके लिए भारतीय क्रिकेटर्स शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। What is India's rank in the World Happiness Index published by the United Nations Sustainable Development Solutions Network? पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 136। देखिए आपको जानना चाहिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 का 10th एडिशन हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि UNSTSN द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें भारत की रैंक मार्जिनली इम्प्रूव हुई है। लास्ट ईयर 139 थी और इस बार 136 रिपोर्ट की गई है। आपको बता दें इस रिपोर्ट में 146 कंट्रीज़ का डेटा तैयार किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए जाननी है जो कि एग्ज़ाम में आजकल पूछा जाता है, साउथ एशियन नेशंस की यदि हम बात करें तो भारत केवल अफ़गानिस्तान से ही ऊपर पोजीशन पर है, यानी कि अफ़गानिस्तान से ही ज़्यादा हैप्पी कंट्री यहाँ पर बताया गया है। बाकी जो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका हैं इनसे कम हैप्पी बताया गया है। साउथ एशियन नेशंस में ये 8 कंट्रीज़ आती हैं। आप अफ़गानिस्तान से शुरू कीजिए। अफ़गानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया, इंडिया, नेपाल,
भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इनमें केवल अफगानिस्तान से ही भारत की रैंक बेटर है। अगर हम इसमें ग्लोबली बात करें तो फिनलैंड लगातार 5वीं बार इस लिस्ट में टॉप पर है, यानी कि वर्ल्ड की सबसे हैप्पी कंट्री फिनलैंड है। उसके बाद डेनमार्क, फिर आइसलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड और फिर नीदरलैंड्स। बाकी आपको जानना चाहिए अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है 146 पर, और इससे पहले लेबनान एंड जिम्बाब्वे है। विच कंट्री विल इन्वेस्ट 42 बिलियन US$ इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years? पूछ रहे हैं कि कौन सा देश अगले 5 वर्षों में भारत में 42 बिलियन US$ का निवेश करेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, जापान। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जो जापानीज काउंटर पार्ट हैं, काउंटर पार्ट मतलब सेम पोजीशन दूसरे कंट्री का, है ना। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर लिखा काउंटर पार्ट। इससे क्या होता है कि इंग्लिश को स्टैंडर्ड दिया जाता है ना। काउंटर पार्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके काउंटर पार्ट यानी सेम प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री के, फूमियो किशिदा। तो इनके बीच हाल ही में एक मीटिंग हुई है, ये भारत के दौरे पर हैं। तो जापान ने यहाँ पर एक कमिटमेंट की है कि अगले 5 साल में हम 5 ट्रिलियन येन या फिर 42 बिलियन US$, या फिर आप कह सकते हैं 3,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हम अगले 5 साल में करने वाले हैं। आपको बता दें, साल 2018 के बाद से ये पहली बार इंडिया और जापान के बीच एनुअल समिट हुई है। अच्छा, इसमें ऐसा भी पूछा सकता है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच कितने MOU साइन किए गए, तो आंसर होगा 6 एग्रीमेंट्स या फिर 6 MOUs। ये सभी सब्जेक्ट हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और बम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से संबंधित पार्टनरशिप यहाँ साइन की गई है। विच कंट्रीज कैरोलिना बिलावस्का वॉज क्राउन मिस वर्ल्ड 2021? पूछना है कि किस देश की कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, पोलैंड। तो जानेंगे इस बारे में। देखिए, मिस पोलैंड है कैरोलिना बिलावस्का। इन्हें मिस वर्ल्ड 2021 का क्राउन पहनाया गया है और ये दूसरी पोलैंड की सुंदरी बन गई हैं जिन्हें मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया है। इससे पहले 1989 में पोलैंड की ही अनीता क्रेगलिका ये मिस वर्ल्ड बनी थी। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि कौन सा एडिशन रहा, 70th एडिशन रहा। पिछली बार एक बैंक एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा एडिशन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है, तो ये याद रखेंगे 70th एडिशन है ये। तो 17th एडिशन कहाँ पर हुआ है? कोका कोला म्यूजिक हॉल इन सैन जुआन, पोर्टो रिको, यहाँ पर हुआ है। बाकी आपको जानना चाहिए, फर्स्ट रनर अप इसमें यूनाइटेड स्टेट्स की श्री सैनी रही, यानी कि जो दूसरे नंबर पर रही है ना। और सेकंड रनर अप यानी कि जो तीसरे नंबर पर रही, ये कोटे डिवोर की ओलिविया येस रही है। और पहले नंबर पर तो ये रही जिनकी हम बात कर रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, मिस इंडिया मानसा वाराणसी ये 11th पोजीशन पर रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मार्च 20। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और सबसे पहले ये 2013 में मनाया गया था। आपको जानना चाहिए, साल 2022 में इसका थीम रहा है कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। आपको जानना चाहिए, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्होंने 12 जुलाई 2012 को अपने एक रेजोल्यूशन में ये कहा कि हम 20 मार्च को से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाएंगे। फिर से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि यह रेजोल्यूशन किस कंट्री द्वारा जारी किया गया, किस कंट्री द्वारा इनिशिएट किया गया? तो आंसर होगा भूटान के द्वारा। आपको बता दें, भूटान इकलौता ऐसा देश है जो नेशनल इनकम से पहले नेशनल हैप्पीनेस को तवज्जो देता है। इसलिए इसने जो है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर जो है आंका है, ठीक है। तो ये ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को ज़्यादा तवज्जो देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेट अप एन इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट विच प्लेस? पूछ रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक ने किस स्थान पर एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन
डी है हैदराबाद। तो देखिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एक्सीलेरेशन सेंटर यानी कि IIAC इसको हैदराबाद में सेटअप करेगा। बाकी आप सभी जानते हैं, यदि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CSAT, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व गौरैया दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है मार्च 20। तो 20 मार्च को हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है और सबसे पहले ये 2010 में मनाया गया। इस बार 2022 में इसका थीम है मॉनिटर द स्पैरोज एंड अदर कॉमन बर्ड्स। India's growth forecast has been downgraded for the calendar year 2022 from 9.5% to 9.1%. Which credit rating agency announced this? कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 9.5% से घटाकर 9.1% कर दिया है। किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने इसकी घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मूडीज। तो मूडीज़ ने कहा है कि जो रशिया का इन्वेजन चल रहा है यूक्रेन में, इसकी वजह से जो कैलेंडर ईयर 2022 है इसमें इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है उसको हम 9.1% कर रहे हैं। कहाँ से? 9.5% से। ठीक है, तो घटा दिया है यहाँ पर 9.1% कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2023 में पहले इन्होंने 5.5% बताया था, अब इन्होंने 5.4% कहा है। नेशनल मिनरल Development Corporation Limited NMDC signed an MOU with which IIT for drone based mineral exploration। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT खड़गपुर। तो यहाँ पर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NMDC जो कि भारत की लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के तहत, इसने IIT खड़गपुर के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है वो ड्रोन के हेल्प से किया जाएगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन MOU विद विच शिपयार्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 27 डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिजेस इन बॉर्डर एरियाज। पूछ रहे हैं कि सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 27 डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर पुलों के निर्माण के लिए किस शिपयार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो BRO और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये 27 कैरिज पे डबल लेन गैल्वेनाइज्ड मॉड्यूलर ब्रिजेस ऑफ 7.5 मीटर्स विद इंडियन रोड कांग्रेस लोड क्लास 70 को इस्टेब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। व्हाट इज रिलायंस रिटेल्स रैंक ऑन डेलोइट टॉप रिटेलर्स लिस्ट? डेलोइट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में रिलायंस रिटेल की रैंक क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 56। तो देखिए डेलोइट ने यहाँ पर टॉप 250 ग्लोबल रिटेलर्स की लिस्ट बनाई है और इसमें रिलायंस रिटेल जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक बिजनेस आर्म है, कंज्यूमर बिजनेस आर्म है, इसकी रैंक है 56 आउट ऑफ 250। वॉलमार्ट फर्स्ट पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर है अमेजॉन और थर्ड पर है कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन, कॉस्टको। तो देखिए इसमें जो है ना ये रिपोर्ट, इसमें 250 लार्जेस्ट रिटेलर्स जो वर्ल्ड में हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और ये डेटा लिया गया है फिजिकल ईयर 2020 के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड महिला मनी प्रीपेड कार्ड फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स? निम्नलिखित में से किसने महिला उद्यमियों के लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि वीज़ा, ट्रांसकोप एंड महिला मनी। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी आपके लिए। तो देखिए महिला मनी, वीज़ा एंड ट्रांसकोप इन तीनों ने टीम अप करके महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है जिसके तहत जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इजीली पेमेंट्स कलेक्ट कर सकती हैं, लोन्स उनको मिल सकता है और ट्रांजैक्शंस के लिए जो इंसेंटिव्स हैं
वो जो है कलेक्ट कर सकती हैं। देखा भी है, द प्रीपेड कार्ड विल मेक इट ईजी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू कलेक्ट पेमेंट्स डिजिटली फॉर देयर बिजनेसेस एंड हेल्प बूस्ट देयर वर्किंग कैपिटल एज लोन कैन बी ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द कार्ड। और इनको इंसेंटिव्स और रिवार्ड्स और कैशबैक्स भी दिए जाएंगे। हाउ मेनी इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज फाउंड प्लेस इन द फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट 2022? फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2022 में भारत सरकार की कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? सही आंसर ऑप्शन डी है 10। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि रेलटेल, तो इसने जो है 67 पोजीशन की जंप लगाई है और ये 124th रैंक पर पहुंच गया है। किसमें? हाल ही में अनाउंस्ड फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ द ईयर 2022 में। आपको बता दें, रेलटेल ये वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है भारत में। और रेलटेल के अलावा 5 प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। आपको बता दें, रेलटेल के अलावा IRCTC ये इकलौती रेलवे PSU है जिसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है रेलटेल के अलावा। इसकी रैंक है 309। बाकी आपको जानना चाहिए कि इसमें टोटल 10 इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिनको फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट में जगह मिली है। और रेलटेल इकलौती PSU है, टेलीकॉम PSU, इस लिस्ट में जो इसने जगह बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, जो 2020-21 में जो एनुअल ऑडिटेड टोटल इनकम रही है कंपनीज की, उसके हिसाब से टॉप 500 मिड साइज कॉरपोरेशंस, इनकी एक लिस्ट बनाई गई है फॉर्च्यून के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म OneUp? निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक बाजार निवेश मंच OneUp लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है IIFL सिक्योरिटीज। तो IIFL सिक्योरिटीज ने एक OneUp नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये इंडिया का फर्स्ट प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी कि IPOs, NCDC यानी कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो ये है यहाँ पर, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो इसी के परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 स्टोरीड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन फैसिलिटी इसको लॉन्च किया है, इसको इनॉग्रेट किया है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया गया है DRDO ने, किसकी मदद से? L&T की मदद से। और जो इसका डिजाइन चेक है और टेक्निकल सपोर्ट इसने प्रोवाइड कराया IIT मद्रास और IIT रुड़की ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एट CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है प्रशांत जावेरी। तो देखिए, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत जावेरी को अपना नेक्स्ट CEO नियुक्त किया है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हैज़ अपॉइंटेड प्रशांत जावेरी एज इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू लीड फ्लिपकार्ट्स फोरे इन द फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। फोरे मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम इंग्लिश की वोकेबलरी पढ़ते हैं। फिर से आप देख लीजिए, फोरे का मतलब क्या होता है? अ ब्रीफ अटेम्प्ट एट और इन्वॉल्वमेंट इन एन एक्टिविटी आउटसाइड अ पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअल रेंज ऑफ एक्टिविटी। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़ा है और उसके बाद वो किसी अलग ही फील्ड में एंट्री मारता है तो उसको बोलते हैं फोरे। एंट्री के बदले आप इसको यूज़ करते हैं फोरे यदि वो अपने फील्ड के अलावा किसी और फील्ड में भी एंट्री मारता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे फ्लिपकार्ट है, हम सभी जानते हैं कि ई-कॉमर्स कंपनी है। अब ये किस में जा रहा है? हेल्थ केयर सेक्टर में घुस रहा है। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे? फ्लिपकार्ट्स फोरे इन द फास्ट ग्रोइंग हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट की जो एंट्री हो रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो उसी को लीड करेंगे प्रशांत जावेरी। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। Who defeated India's Lakshya Sen in the men's singles final to clinch the All England Open title? पूछ रहे हैं, ऑल इंग्लैंड ओपन का खिताब जीतने के लिए पुरुष एकल फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन को किसने हराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है विक्टर एक्सेलसेन।
देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो मैं अब आपको जानकारी देने जा रहा हूँ इनमें से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि विक्टर एक्सेलसेन इन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन टाइटल जो कि बर्मिंघम में हुआ है इसे जीत लिया है। किसको हराया? इंडिया के लक्ष्य सेन को हराया है मेंस सिंगल्स फाइनल में। किस कंट्री से हैं? डेनमार्क से हैं। कभी कभी कंट्री भी पूछ लेते हैं। आपको जानना चाहिए कि लक्ष्य सेन इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया इससे पहले। ये ऑल इंग्लैंड ओपन टाइटल या ओपन चैंपियनशिप इसके फाइनल में पहुंचने वाले केवल 5वें भारतीय शटलर बने। इनसे पहले प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद और साइना नेहवाल ने ये कीर्तिमान हासिल किया है। आपको बता दें सेमीफाइनल में इन्होंने ली जिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो इतिहास बनाते बनाते चूक गई लक्ष्य सेन और इनको फाइनल में विक्टर एक्सेलसेन ने हरा दिया है। ये है डेनमार्क के। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो विक्टर हैं इन्होंने 2020 में भी ये टाइटल जीता था, इसलिए इनका ये सेकंड टाइटल है। सेकंड टाइम इन्होंने ये टाइटल जीता है। अगर हम महिला श्रेणी की बात करें तो जापान की एकेन यामागुची इन्होंने विमेंस का सिंगल्स टाइटल जीता है साउथ कोरिया की एन शियोंग को हराकर। अच्छा, लक्ष्य सेन काफ़ी चर्चा में रहे हाल ही में, जानते हैं क्यों? तो देखिए एक जर्मन ओपन इवेंट हुआ था बैडमिंटन का ही, इसमें लक्ष्य सेन ने इन्हीं को, ये जो विक्टर हैं ये वर्ल्ड के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो इन्हीं को हराया था इन्होंने जर्मन ओपन में हाल ही में सेमीफाइनल में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेलसेन को किस टूर्नामेंट में हराया था? तो आंसर होगा जर्मन ओपन, क्योंकि नंबर 1 प्लेयर है, इनको हराया है, तो बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडिया ओपन हाल ही में हुआ था, उसे जीता था लक्ष्य सेन ने। इन्होंने लो किन यू को हराया था जो फाइनल है उसमें। तो ये सभी जानकारी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है मार्च 21। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 2012 में डिक्लेयर किया कि 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाएगा। इस बार 2022 में इसका थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आपको जानना चाहिए अर्थ सरफेस का 30% फॉरेस्ट कवर करते हैं और जो वर्ल्ड की टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है उसका 80% भी फॉरेस्ट में ही मौजूद है। 60,000 ट्री स्पीसीज पाई जाती हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि चिंता का विषय ये है कि हर साल हम 10 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट खोते जा रहे हैं। द CRPF रेजिंग डे परेड वॉज हेल्ड इन विच प्लेस द फर्स्ट टाइम आउटसाइड दिल्ली NCR इट्स यूजुअल वेन्यू? पूछ रहे हैं कि CRPF स्थापना दिवस परेड इसके सामान्य स्थल दिल्ली NCR के बाहर पहली बार किस स्थान पर आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है जम्मू। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया है। देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 83rd रेजिंग डे, ये आप याद रखेंगे 83rd। मैं आपको बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या बारीकी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही मैंने आपको बैडमिंटन वाले क्वेश्चन बताया, ऐसे ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ते तो सब कुछ हैं लेकिन एग्जाम में जो है ना थोड़ा जब घुमा के पूछ लेते हैं तो हम वो चीज़ मिस करते हैं। हम सोचते हैं हमने पढ़ा तो था पर इतने ध्यान से नहीं पढ़ा कि हम उसको रिकॉल कर सकें। तो 83rd रेजिंग डे है और 19 मार्च 2022 को मनाया गया है। आपको जानना चाहिए कि ये जो 83rd रेजिंग डे है यानी कि स्थापना वर्ष आप कह सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का, ये जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया। इसकी जो परेड है ये ऑर्गेनाइज की गई है। अमूमन जो है ये परेड दिल्ली NCR में जो है आयोजित की जाती है। तो पहली बार है कि दिल्ली NCR से बाहर किसी स्थान पर इस परेड को आयोजित किया गया है। आपको जानना चाहिए इसी दिन 1950 में, इसी दिन यानी कि इसी दिन 1950 में जो भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने CRPF को प्रेसिडेंट्स कलर प्रस्तुत किए थे। CRPF के डायरेक्टर जनरल फिलहाल कुलदीप सिंह हैं। मोटो है इसका सर्विस एंड लॉयल्टी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। What is the theme for International Day for the Elimination of Racial Discrimination 2022, जो कि मार्च 21 को मनाया जाता है? पूछ रहे हैं कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस
2022 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। तो देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये 21 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, 21 मार्च 1960 को कुछ लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पीसफुल शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे 1960 में, तो उन पर पुलिस ने जो है फायरिंग कर दी थी। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। ये किस चीज़ के खिलाफ कर रहे थे? अपार्थित पास लॉस के खिलाफ ये जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। पास लॉ मतलब एक तरह का ये पासपोर्ट होता था, जो कि जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन पीपल होते थे, ब्लैक साउथ अफ्रीकन पीपल, उनको ये एक तरह का पासबुक आप कह सकते हैं, पासबुक टाइप की एक रखनी पड़ती थी, पासपोर्ट नहीं, पासबुक टाइप की रखनी पड़ती थी। तो ये उनकी पहचान होती थी कि ये ब्लैक साउथ अफ्रीकन है। तो उनकी एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन रहता था, केवल एक एरिया होता था, वहाँ पर वो केवल जा सकते हैं। कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगे रहते थे, उसी से उनकी पहचान होती थी उस पासबुक से। तो इसलिए इस तरह का लॉ था, काफ़ी भेदभाव वाला लॉ था। तो इसी के खिलाफ लोग यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जिसमें 69 पीपल वर किल्ड। तो ये 1960 की बात है, 21 मार्च की। बाकी इस बार 2022 में इसका थीम है वॉइसेस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। Which of the following is the partner nation for 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला फरीदाबाद हरियाणा? 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भागीदार राष्ट्र है, यानी कि पार्टनर नेशन कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, उज्बेकिस्तान। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं पार्टनर नेशन उज्बेकिस्तान। चलिए जानेंगे इसके बारे में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 19 मार्च से 4 अप्रैल के बीच चलने वाले सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, इसकी ओपनिंग को अनाउंस किया है। आपको बता दें ये 35th एडिशन है, ये भी आप याद रखेंगे, एडिशन कई बार पूछ लिया जाता है इस मेले का। साथ ही आप इस बात पर भी जोर देंगे कि पिछले 2 साल से ये जो फेस्टिवल है ये सस्पेंडेड था। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला होता है, फेयर होता है, फेस्टिवल होता है। पिछले 2 साल से ये सस्पेंडेड था, ये भी आप याद रखेंगे। इसके लिए जो पार्टनर स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर को चुना गया है और पार्टनर नेशन उज्बेकिस्तान को चुना गया है। बाकी आपको जानना चाहिए फरीदाबाद में ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? सूरजकुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा को टूरिज्म द्वारा। किसके साथ मिलकर? यूनियन मिनिस्ट्रीज ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल्स, कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। इंटरनेशनल नवरोज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्च 21। तो 21 मार्च को इंटरनेशनल नवरोज डे मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए नवरोज का मतलब होता है न्यू डे। तो स्प्रिंग सीजन की शुरुआत इस दिन से हो जाती है और यूजुअली 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स जो है होता है, यानी कि डे एंड नाइट की जो लेंथ है वो लगभग सेम रहती है। तो 21 मार्च से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। देखिए, मार्च में जितने भी डेज एंड थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है कोई अप्रैल के महीने में, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 4 महीने के डेज एंड थीम्स तो जरूर करके जाइए, क्योंकि देखिए पूरे साल के डेज एंड थीम्स तो याद नहीं रहते, लेकिन एग्ज़ाम होने से जो एग्ज़ाम वाला महीना जो है और उससे 3 महीने पहले केवल आप इतना याद कर लीजिए, वहीं से ही ज़्यादातर आपके जो है मैच हो जाते हैं। विच टीम डिफेटेड केरला ब्लास्टर्स टू विन देयर मेडन ISL टाइटल? पूछ रहे हैं कि किस टीम ने केरला ब्लास्टर्स को हराकर अपना पहला ISL खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, हैदराबाद। तो हैदराबाद ने अपना पहला ISL खिताब जीता है और इसके लिए इन्होंने फाइनल में केरला ब्लास्टर्स को हराया है। कहाँ पर हुआ ये? फाटोर्डा स्टेडियम, गोवा में। बाकी आपको जानना चाहिए हैदराबाद के बार्थोलोमेव ओगबेची, ये नाइजीरिया के हैं, इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। सबसे ज़्यादा गोल पूरे टूर्नामेंट में इनके रहे 19 गोल। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्च 21। तो 2011
दिसंबर के महीने की बात है जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाने की घोषणा की थी। आपको बता दें किसी पर्सन में, किसी इंडिविजुअल में डाउन सिंड्रोम तब होता है जब क्रोमोसोम 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी और जो है उसमें पाई जाती है। तो इसकी वजह से जो इन्फेंट है, जो शिशु है, उसमें फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस देखे जा सकते हैं और समझने की जो प्रक्रिया है वो बच्चे की अलग होती है और कभी कभी दिखने में अलग होता है, आंखें थोड़ा ऊपर को होती हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के यहाँ पर सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं बच्चे को, खास करके मेंटल और जो फिजिकल। इस बार 2022 में इसका थीम कहें या फिर जो कैंपेन है, इसका टॉपिक ये है इंक्लूजन मीन्स। हु वॉन बहरीन F1 ग्रां प्री 2022? बहरीन F1 ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है चार्ल्स लेक्लेर्क। तो देखिए चार्ल्स लेक्लेर्क ये मोनाको के हैं, रेसिंग ड्राइवर और फरारी के लिए ड्राइविंग करते हैं। इन्होंने जीता है बहरीन F1 ग्रां प्री 2022। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व जल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है मार्च 22। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार देखा गया एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 1993 से हर साल वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को मनाते आ रहे हैं हम, ठीक है। और इस बार 2022 में इसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। Which company has acquired 89% stake in intimate wearing brand Clovia for रुपीज़ 950 करोड़? किस कंपनी ने 950 करोड़ रुपए में इंटीमेट वियर ब्रांड क्लोविया में 89% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल ने पर्पल पांडा फैशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि ओनर है इस इनर वियर ब्रांड की क्लोविया, तो इसमें 950 करोड़ रुपए में 89% इक्विटी स्टेक लिए हैं। बैंकिंग टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी और किसी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। साथ ही हमने हाल ही में देखा था कि रिलायंस रिटेल ने 25% स्टेक लिए हैं डूंसो में और रिलायंस रिटेल ने लगभग 55% स्टेक लिए हैं एडवर्ब टेक्नोलॉजीज में। 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? पूछना है कि 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में 36th इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस आयोजित की गई और थीम रहा जियो साइंसेस द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। आपको बता दें ये जो कांग्रेस है इसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और साइंस एकेडमीज ऑफ बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका। हु वॉन द 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022? 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? सही आंसर ऑप्शन डी है पंकज आडवाणी। तो पंकज आडवाणी ने एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 जीती है। 19th एडिशन ये रहा है और इंडियन क्यूइस्ट है पंकज आडवाणी। इन्होंने ध्रुव सितवाला को हराया है, ये आप याद रखेंगे। और कहाँ पर हुई है? दोहा कतर में हुई है। यूपी ये राज्य से ना समझें इसको आप, ठीक है, दोहा कतर में हुई है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पंकज आडवाणी का 40th इंटरनेशनल टाइटल है और 8th एशियन चैंपियनशिप टाइटल है। अच्छा, क्यूइस्ट लिखा है, क्यूइस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु प्लेज स्नूकर, पूल और बिलियर्ड्स। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली फेलिसिटेटेड विद स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है सुरेश रैना। तो देखिए फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना को मालदीव्स स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, फेलिसिटेट किया गया है। फेलिसिटेट का मतलब होता है सम्मानित करना। साथ ही आपको जानना चाहिए इनके अलावा 16 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया।
मालदीव्स की बात करें तो प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है, कैपिटल माले है, करेंसी मालदीवियन रुपया है। रेस्टोरेंट वगैरह जो यहाँ पर है, होटल वगैरह, उनमें यूएस डॉलर भी चलता है। US President Joe Biden announced to designate which country as a major non-NATO ally. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, कोलंबिया। तो यह है कोलंबिया, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये सेंट्रल अमेरिका है। ये यूएस है, कनाडा, मैक्सिको और ये आ गया आपका साउथ अमेरिका। तो ये है कोलंबिया। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि कोलंबिया को हम जल्द ही मेजर नॉन नेटो एलाई के रूप में डेजिग्नेट कर देंगे। आपको बता दें, मेजर नॉन नेटो एलाई ये यूएस लॉ के तहत डेजिग्नेट किया जाता है किसी कंट्री को, और उसके तहत जिस कंट्री को भी इस तरह का डेजिग्नेशन दिया जाता है मेजर नॉन नेटो एलाई, तो उसको कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं डिफेंस एरिया में, ट्रेड में, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में। और इसका मकसद इसका मतलब ये भी निकलता है कि वो कंट्री जिसे मेजर नॉन नेटो एलाई का जो दिया गया है, टैग दिया गया है, उसके यूएस के साथ काफ़ी करीबी संबंध हैं। लेकिन इसमें आप ये ना समझें कि वो उसको जो है नाटो कंट्रीज़ की तरह जो है पर्क्स वगैरह मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है जैसा नाटो में है कि किसी एक कंट्री पर अटैक हुआ तो बाकी जो मेंबर्स हैं ऐसा समझा जाएगा उन पर अटैक हुआ है और वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगी, उस देश की रक्षा करेंगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नेटो वाला कोई इसमें सीन नहीं है, केवल ऐसे ही मेजर नॉन नेटो अलाई का टैग दिया जाता है। कोलंबिया के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल बोगोटा है और करेंसी है कोलंबियन पेसो। इंडियाज़ फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कैफ़े ओपनड इन विच सिटी? पूछ रहे हैं कि भारत का पहला डाकघर कैफ़े किस शहर में खोला गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, कोलकाता। तो देखिए, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर एक नया कैफ़े ओपन किया है और इस कैफ़े को नाम दिया गया है सियोली। तो इस तरह का आप कैफ़े देख सकते हैं, ये पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? पूछ रहे हैं कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मार्च 23। तो देखिए, 23 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। आपको जानना चाहिए 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 193 यूएन मेंबर स्टेट्स इसके सदस्य हैं और इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर्स पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस बार 2022 में इसका थीम रहा है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। विच बैंक विल लॉन्च एन एप्लीकेशन ऑटो फर्स्ट दैट विल ऑफर फुली ऑटोमेटेड ऑटो लोन्स? पूछ रहे हैं कि कौन सा बैंक एक एप्लीकेशन ऑटो फर्स्ट लॉन्च करेगा जो पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। तो देखिए, HDFC बैंक ने कहा है कि हम ऑटो फर्स्ट नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जो कि ऑटो लोन्स को जो है ऑटो लोन्स प्रोवाइड कराएगा और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये फुली ऑटोमेटेड होगी। यानी कि यदि कुछ पैरामीटर्स यदि फॉर्म फिल करते हुए बिल्कुल सही पाए जाते हैं तो लोन जो है अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है, फुल ऑटोमेटेड मतलब पूरी कंप्यूटर प्रक्रिया से वो लोन अप्रूव हो जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए, HDFC बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम इसको भी लॉन्च करने की घोषणा की है। HDFC बैंक हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, उससे संबंधित करंट अफेयर्स जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने MCQ फॉर्मेट्स में भी पढ़े हैं। आपको जानना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक के डिजिटल 2.0 प्रोग्राम से रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। HDFC बैंक और स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया इन दोनों ने ही एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया घोषित किया गया। HDFC बैंक इंदौर में एशिया का लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इसको फाइनेंस कर रहा है।
यूरोमनी प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्वे 2022 में सुपर एफ्लुएंट कैटेगरी में HDFC बैंक को नंबर 1 घोषित किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए कि स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए HDFC बैंक ने AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव के साथ MOU साइन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An MOU was signed between India and which country for the distribution of LPG gas stoves and gas cylinders? LPG गैस स्टोव और गैस सिलेंडर के वितरण के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। तो देखिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी इसने और नेपाल इंडिया विमेन फ्रेंडशिप सोसाइटी, इन दोनों के बीच एक MOU साइन किया है, जिसके तहत नेपाल के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सर्लाही, रोहताहाट और सप्तारी, इन दोनों में ही LPG गैस स्टोव्स, गैस सिलेंडर्स एंड एक्सेसरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेपाल को 20.49 मिलियन नेपाली रुपी प्रोवाइड करेगा। Which edition of the joint military exercise Lamitiye between the Indian Army and Seychelles Defence Force started? भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? सही आंसर ऑप्शन डी है 9th। तो देखिए एक तो आपको ये जानना चाहिए लामितिये किसके बीच में है? भारत और सेशेल्स जो कंट्री है, इन दोनों के बीच में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आप याद रखेंगे, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और जो इंडियन आर्मी कंटिजेंट है वो पहुंच गया है सेशेल्स में और ये 22 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाली है। भारत की ओर से इसमें गोरखा राइफल्स ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए जो ये लामितिये, इसका मतलब फ्रेंडशिप होता है और ये एक बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है, यानी कि 2 साल में एक बार होने वाला इवेंट है और साल 2001 से ये सेशेल्स में कंडक्ट की जाती है। The Reserve Bank of India cancelled the license of People's Cooperative Bank Limited. The bank is based in. पूछ रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है कानपुर। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, हमें यहाँ पर हिंदी में तो लिखने की जरूरत पड़ेगी यह, है ना, यह बैंक जिसकी बात करें, और इंग्लिश में यह के बदले क्या यूज हुआ? द। तो द कब आता है? द बैंक इज बेस्ड इन, यानी कि द का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा बैंक जिसकी हमने पहले बात कर दी है, इसलिए यहाँ पर द आया है। तो हमने अभी इससे पहले किसकी बात की? पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की बात की ना हमने, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, इसलिए यहाँ पर द लिखा है। द बैंक इज बेस्ड इन क्या हो गया फिर? कानपुर। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कानपुर बेस्ड पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया है। आपको जानना चाहिए जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, जिसे आप DICGC के नाम से जानते हैं, ये जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं ना बैंक के, उनके डिपॉजिट 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट को इंश्योर करके रखता है। यदि किसी स्थिति में बैंक फेल हो जाए या फिर RBI उसका लाइसेंस रद्द कर दे, तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो है उनका जो डिपॉजिट है वो मिल जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रीज़न दिया है कि जो ये पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक है इसके पास पर्याप्त कैपिटल नहीं है और ना ही इसकी अर्निंग हो रही है, तो इसलिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो प्रावधान है उनमें फेल करता है। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टाइमलाइन अप टू हाउ मेनी ईयर्स फॉर स्टार्टअप्स टू कन्वर्ट डेट इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द कंपनी इनटू इक्विटी शेयर्स। पूछ रहे हैं कि सरकार ने कंपनी में किए गए ऋण निवेश को इक्विटी शेयरों में बदलने के लिए स्टार्टअप के लिए समय सीमा को कितने साल तक बढ़ा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 10। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो स्टार्टअप्स के लिए, देखिए जो कोई स्टार्टअप है ना, उसकी जो कंपनी है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो जिसने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को इक्विटी शेयर्स में बदलने की जो टाइमलाइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा दी है, वो कर दी है 10 ईयर्स। इससे पहले ये 5 ईयर्स थी, तो 5 साल और बढ़ा दिए, टोटल हो गई है 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कोई इन्वेस्टर है, उसने किसी कंपनी में
इन्वेस्ट किए हैं, कुछ पैसे लगाए हैं, तो उसके पास एक यदि जो इन्वेस्टर है उसने जो स्टार्टअप में पैसे लगाए हैं वो कन्वर्टिबल नोट्स के थ्रू लगाए हैं, जो कि एक तरह का डेट या फिर लोन इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि जिस स्टार्टअप में उसने पैसे लगाए हैं, यदि वो स्टार्टअप आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कई बड़े बड़े जो है माइलस्टोन्स अचीव करता है, तो वो जो इन्वेस्टर है जिसने पहले पैसे लगाए थे वो उस पैसों के बदले उस स्टार्टअप में अपने इक्विटी शेयर्स हासिल कर सकता है। तो उसी की जो टाइमलाइन है वो 10 ईयर्स बढ़ा दी गई है स्टार्टअप्स के लिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच IIT टू लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिस्क सर्विलेंस सेंटर। पूछ रहे हैं कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस IIT के साथ मिलकर अपनी तरह का पहला रिस्क सर्विलांस सेंटर शुरू किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है IIT कानपुर। तो IIT कानपुर और CII इन दोनों ने ही मिलकर रिस्क सर्विलांस सेंटर को जो है लॉन्च किया है। किस लिए? कोविड-19 का जो प्रसार है उसको मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और मैनेजमेंट के लिए। Which of the following has started a unique campaign called Claim Your Public Place? निम्नलिखित में से किसने Claim Your Public Place नामक एक अनूठा अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है कोची पुलिस। तो देखिए कोची पुलिस ने एक यूनिक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है क्लेम योर पब्लिक प्लेस। किस लिए? इन ऑर्डर टू एश्योर वुमेन दैट द सिटी इज सेफ फॉर देम, यानी कि महिलाओं को ये आश्वासन देने के लिए कि सिटी जो है आपकी बिल्कुल सेफ है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्लेम योर पब्लिक प्लेस, यानी कि जो भी पब्लिक प्लेस है वो आपका है, उसको क्लेम कीजिए, आप घूमिए फिरिए कुछ भी कीजिए, आप पूरी तरह से सेफ हैं। Who has become the 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में जो लेजिस्लेटिव जो उनके लेजिस्लेटिव्स जो चुन कर आए हैं है ना, तो जो विधायक दल होते हैं ना, विधायक दल का नेता चुना गया है पुष्कर सिंह धामी को। आपको बता दें उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं और 70 में से 47 सीट्स बीजेपी ने जीती हैं, 19 सीट्स कांग्रेस ने जीती हैं। तो देखिए जो पुष्कर सिंह धामी हैं ये लड़े थे खटीमा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते हैं, तो ये हार गए थे कांग्रेस के कैंडिडेट भुवन चंद्र कापड़ी से, तो इन्होंने हरा दिया था। तो उसके बाद काफ़ी सस्पेंस रहा कि कौन CM बनेगा। तो पिछले साल 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने। तो काम से लोग काफ़ी प्रभावित थे, इसी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है तो उन लोगों ने भरोसा दिखाया यहाँ पर इन पर धामी जी पर, और इनको फिर से CM नियुक्त किया गया है। तो कांग्रेस के कैंडिडेट है भुवन चंद्र कापड़ी, इन्होंने इन्हें हराया है। तो अब इन्हें किसी न किसी सीट से इलेक्शन दोबारा लड़कर जीतना होगा, जो ये है पुष्कर सिंह धामी। तो कोई ना कोई जो MLA है वो अपनी सीट यहाँ पर खाली करेगा, उसके बदले फिर से चुनाव होंगे उस सीट पर। साथ ही आपको जानना चाहिए प्रमोद सावंत ये फिर से अपना जो है दूसरी बार गोवा के चीफ मिनिस्टर की इन्होंने ये शपथ लेंगे 28 मार्च को। साथ ही आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि N बीरेन सिंह, जिनका फुल नेम है नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर की इन्होंने जो है शपथ ली है और इन्होंने भी सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म अपनी हासिल की, लगातार दूसरी बार। आपको ये जानना चाहिए कि ये फुटबॉलर रहे, इन्होंने अपना कैरियर फुटबॉलर के तौर पर शुरू किया था। BSF में भी फिर ये टीम की ओर से खेले और BSF से फिर रिज़ाइन करके ये जर्नलिज्म की ओर भी गए, जर्नलिस्ट भी रहे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जब पेपर सेट करने वाले के मन में आए कि थोड़ा और टेढ़ा पूछा जाए, हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनसे संबंधित, तो पूछा जा सकता है कि N बीरेन सिंह ये राजनीति में आने से पहले क्या थे। तो ऑप्शन में जर्नलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर ऐसा भी आ सकता है इन्होंने किस तरह से अपना कैरियर शुरू किया था, तो फुटबॉलर आपको वहाँ पर दिख जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन UN एडवाइजरी बोर्ड ऑन मल्टीलैटरलिज्म। उन भारतीय अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्हें बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है जयति घोष।
तो देखिए यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, तो इन्होंने इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयति घोष, इनको एक हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड है इफ़ेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म पर, इसमें शामिल किया है। और ये जो एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया है, इसके जो चेयरपर्सन हैं ये हैं एलन जॉनसन सर्लिफ और स्टीफन लोफमैन। आपको जानना चाहिए इस बोर्ड में 12 मेंबर हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कितने मेंबर हैं उस बोर्ड में, जैसे कोई कमेटी है उसके मेंबर पूछ लेते हैं, या फिर किसी भारतीय व्यक्ति को कोई इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिला है और उनके अलावा 4 लोगों को और मिला है। तो एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है ज़रूरी कि केवल ये नाम पूछें कि किस भारतीय को मिला, ऐसे ही पूछ लेते हैं कि जिन भारतीयों को मिला है उन्हें उनके अलावा और कितनों को मिला है। तो इस तरह से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सरदार बर्दी मुहामेदो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है। तो सरदार बर्दी मुहामेदो को तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी आप जानते हैं तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशकाबाद है, करेंसी है मनत। साथ ही आपको जानना चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान ये फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बन गया है जिसने तालिबान द्वारा अपॉइंटेड अफगानिस्तान एम्बेसडर को रिसीव किया है, यानी कि उसका स्वागत किया है, उसको मंजूरी दी है। हु वॉन द BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट ऑल्सो नोन एज द 2022 इंडियन वेल्स मास्टर्स। BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जिसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहा जाता है, किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है, टेलर फ्रिट्ज। तो टेलर फ्रिट्ज ने किसे हराया है? राफेल नडाल को हराया है। किस इवेंट में? BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट, या जिसे आप इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। हु वॉज नेम्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष किसे नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीरज चोपड़ा। तो देखिए नीरज चोपड़ा को चुना गया है और आपको ये सभी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है, तो इनको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप कोई याद भी हो जाएंगे। सब कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ मेन होते हैं, जैसे पैरा एथलीट ऑफ द ईयर मेल है, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल है, यंग एथलीट ऑफ द ईयर मेल, यंग एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल, ये है मीराबाई चानू, और मेल कौन है? नीरज चोपड़ा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। वर्ल्ड पपेट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। पूछना है कि विश्व कठपुतली दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, मार्च 21। तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसने पुतुल उत्सव इसको ऑर्गेनाइज किया है, और किस मौके पर? वर्ल्ड पपेट्री डे के मौके पर, जो कि 21 मार्च को मनाया गया। आपको बता दें ये जो डे है पपेट्री डे, ये साल 2002 में रिकॉग्नाइज किया गया था, किसके द्वारा? यूनियन इंटरनेशनल डी ला मैरियोनेटे के द्वारा, UNIMA के द्वारा। तो साल 2000 में ईरान के पपेट थिएटर आर्टिस्ट हैं जावेद जोल्फाघरी, इनके द्वारा ये आइडिया प्रपोज किया गया था कि हमें वर्ल्ड पपेट्री डे मनाना चाहिए। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GATT या फिर गेट? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड पोएट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? 21 मार्च। काली टाइगर रिजर्व अर्लियर नोन एज डंडेली अनसी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका। नेम द फिफ्थ एंड द लास्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड शिप designed and built by Goa Shipyard Limited for the Indian Coast Guard that was recently launched by Defense Secretary Dr. Ajay Kumar. Answer is Saksham। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट किया कीजिए। ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप 2022, लक्ष्य सेन फाल्टर्स अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेलसेन इन फाइनल। तो हमारा शब्द है इस हेडलाइन में फाल्टर। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि फाल्टर का मतलब क्या है, क्योंकि हेडलाइन इस तरह की बनी हुई है।
लेकिन अगर ये आपको किसी और संदर्भ में ये शब्द मिल जाए, ऐसा पूछ ले जाए इसका सिनोनिम बताइए, या फिर डायरेक्ट आपसे मीनिंग पूछ ले जाए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि आपने शब्द पहले ना पढ़ा हो। यहाँ पर तो आप जानते हैं कि लक्ष्य सेन हार गए हैं जो ये ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप है इसका फाइनल, तो यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं। तो फाल्टर का मतलब होता है लड़खड़ाना, देख सकते हैं। टू बिकम वीक और मूव इन अ वे दैट इज़ नॉट स्टडी, असक्त होना या अस्थिर होना या फिर लड़खड़ाना, या फिर विश्वास और दृढ़ता खो देना या डगमगाना। तो आप यहाँ पर कहेंगे लड़खड़ाने या फिर डगमगाना। तो डगमगा गए या फिर लड़खड़ा गए इनके सामने, है ना, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग वे में खेले विक्टर फाइनल में, यदि आपने देखा हो। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर इंग्लिश में, टू लूज स्ट्रेंथ और पर्पस एंड पॉज और स्टॉप, अपनी ताकत खो देना किसी के सामने। तो लक्ष्य सेन ने अपनी ताकत खो दी इनके सामने, ये कहा जा रहा है। हिज कैरियर बिगेन टू फाल्टर, उसका कैरियर जो है अब लड़खड़ाना शुरू कर दिया है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा शब्द है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। और आप लोग रिस्पॉन्स भी करते रहिए, असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिया कीजिए। और ये इंग्लिश का सेशन आपको कैसा लगता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ कैडी वाइपर, ये काफ़ी चर्चा में रहा हाल ही में, ये बताइएगा क्या चीज़ है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड किडनी डे 2022 जो कि 10 मार्च को मनाया गया था। विच कंट्रीज अपर हाउस पास्ड लेजिस्लेशन दैट वुड मेक डे लाइट सेविंग टाइम परमानेंट स्टार्टिंग इन 2023। द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड डील एंड इंक्लूड्स चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैज़ हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज। ये 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिएगा 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ इसे शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।